हेलो सभी लोगों को मेरी तरफ से। और हम लोग हैं अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लेक्चर 5। मोस्टली इस लेक्चर में आपकी यूनिट 1 ख़त्म हो जानी चाहिए, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जो भी टॉपिक्स छूट गए हैं उसको ख़त्म करेंगे। तो हम लोग ने अभी तक देख लिया है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पिछले लेक्चर में, और बेसिक्स जान लिए हैं थोड़े थोड़े हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में, और उससे रिलेटेड सुपर एलिवेशन हो गया और एक्स्ट्रा वाइडनिंग, 2-3 टर्म्स हैं जिनका डिजाइनिंग हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ लेंगे उसको भी नेक्स्ट यूनिट में। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रूलिंग ग्रेड ना नॉट रूलिंग ग्रेडियंट्स या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, वर्टिकल अलाइनमेंट एक्चुअली में अभी हमने हॉरिजॉन्टल कर्व्स पढ़े, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व बेसिकली एक प्लेन्स पे देने का तरीका होता है हॉरिजॉन्टल कर्व्स। जब वर्टिकल अलाइनमेंट की बात आएगी तो जो वर्टिकल या फिर ब्रिजेस देख रहे होगे या फिर ऊपर नीचे जो रोड्स गई हुई हों वर्टिकली, जिनका एक प्रॉपर स्पेस में वो एक ऊपर नीचे हों, उन्हें कहेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कि ग्रेडियंट और दूसरा है कर्व्स। तो कर्व्स तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, क्या होगा वर्टिकल कर्व्स कैसे होंगे, कितने ऊपर नीचे क्या होगा। ग्रेडियंट क्या होता है इसका आइडिया भी हमें जानना है। तो ग्रेडियंट जो होता है वो रोड को कितना ग्रेड पे उठाना है, कितना ग्रेडियंट देना है कि हॉलिंग कैपेसिटी, या जिसका मतलब कि व्हीकल की पावर जो खींच सकती है व्हीकल को वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ड्रेनेज प्रॉपर हो, और मिनिमम कितना दे सकते हैं कि उससे कम पे हॉलिंग कैपेसिटी, जिस पे हॉलिंग कैपेसिटी हमारी वो हैम्पर कर जाएगी, वो रिस्क पे आ जाएगी, इसलिए हमें नहीं देना है। मिनिमम से कम तो हम नहीं दे सकते। तो 4 तरीके की होती हैं, तो अभी हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या होती हैं। देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, वर्टिकल अलाइनमेंट बेसिकली 2 तरीके से हो गया, वर्टिकल कर्व्स और ग्रेडियंट। तो वर्टिकल कर्व्स तो कर्व्स समझ में आ रहा है, सबमिट कर्व या वैली कर्व। सबमिट कर्व का मतलब होता है कि जो सबमिट हो, जिसमें एक सबमिट मतलब कि टॉप ऊंचाई पे हो, ठीक है, उसको कहते हैं सबमिट कर्व या क्रेस्ट। और दूसरा होता है वैली कर्व, जिसमें वैली हो, एक डिप्रेस्ड हो, सैग हो, नीचे की साइड हो, वैली से के तरीके का डिप्रेशन हो, तो ये होता है वैली कर्व। अब हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट्स। तो हम इन ग्रेडियंट्स को पहले पूरा पढ़ के खत्म करेंगे और वर्टिकल कर्व्स का सिर्फ बेसिक जानेंगे, और इनकी भी डिजाइनिंग हम पढ़ेंगे कहाँ, यूनिट 2 पे। तो पहले हम जान लेते हैं बस बेसिकली वर्टिकल कर्व के बारे में जान लेते हैं, वो ग्रेडियंट को पूरा पढ़ेंगे। तो रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट, ये 4 तरीके के आपको ग्रेडियंट दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इन चारों एक तरीके के ग्रेडियंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ राइज और फॉल कितना हो रहा है रोड का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर या कितना नीचे है, उसे कहते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट 4 तरीके के, अब चारों तरीके के एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, रूलिंग ग्रेडियंट। तो इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट यूजिंग विच द डिजाइनर वांट्स टू डिजाइन रोड प्रोफाइल। मैक्सिमम ग्रेडियंट, ठीक है, इसको कोई वो, इस पे कोई लिमिट नहीं है कि इससे कम देना है, इससे ज्यादा देना, वो अपने विल के हिसाब से डिजाइनर देता है, प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं रूलिंग ग्रेडियंट। और उसमें एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ज्यादा वो स्टीप नहीं होता है, वो उसको आप प्रॉपर एक तरीके से दे सकते हो, तो इस पे व्हीकल का मूवमेंट इजी रहे, आसान रहे, ठीक है। लेकिन अब अगला क्या है, देखिए, लिमिटिंग ग्रेडियंट। इट इज स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। इट इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन देयर इज
इनॉर्मस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विद रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट के लिए आप जो अटेन करोगे ग्रेडियंट अपना एक दूर बहुत डिस्टेंस पे जाके अटेंड करोगे, तो उसके लिए लॉन्ग या फिर बहुत ज़्यादा स्पेस या फिर ज़मीन की रिक्वायरमेंट होगी। और लिमिटिंग ग्रेडियंट में क्या है कि आप हॉलिंग कैपेसिटी को नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, लेकिन कॉस्ट को बचा ले जा रहे हो। तो कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे डिजाइनिंग या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में। तो हमारा अगला है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या है? इट इज स्टीपर देन अबव टू ग्रेडियंट्स एंड प्रोवाइडेड ओनली इफ सिचुएशन इज अनअवॉइडेबल। इससे ये तभी प्रोवाइड करेंगे जब सिचुएशन क्या होगी, अनअवॉइडेबल हो गई है, कि जगह की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, हमें ग्रेडियंट को ज्यादा रखना पड़ेगा। वो पहले हम जितना इच्छा थी आराम से दे सकते थे लंबी दूरी पे ग्रेड, लेकिन अब स्टीप करना पड़ जा रहा है। ठीक है, और ये वाला स्टीप लिमिटिंग ग्रेडियंट से भी स्टीप हो रहा है, मतलब कि और ज्यादा स्टीप। ठीक है, तो ये जो 3 तरीके के ग्रेडियंट हैं ये दिए जाते हैं कंसीडरिंग द कॉस्ट। अगर पैसा पड़ा हुआ है तो रूलिंग ग्रेडियंट दे दो, जगह पड़ी हुई है तो रूलिंग ग्रेडियंट दे दो, पैसा कम हो रहा है, जगह कम हो रही है तो लिमिटिंग की तरफ आओ, और एकदम कुछ एकदम इकोनॉमिकल है और जगह की रिस्ट्रिक्शन है तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट दे दीजिए। अगर मिनिमम ग्रेडियंट की बात करें अगर, तो मिनिमम ग्रेडियंट कुछ नहीं होता, ये वाटर ड्रेनेज के लिए बस प्रोवाइड होता है कि पानी उस पे अगर वाटर पे रोड पे आ गया तो सिंपली वेरी इजीली वो फ्लो करके नीचे चला जाए, रोड पे ना रुके, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन वाटर है हमारे रोड्स के लिए। तो वाटर उस पर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, सेग्रीगेट कर देता है एग्रीगेट को बिटुमेन से, ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक है कि पानी सबसे बड़ा दुश्मन है रोड का, तो नहीं पड़ना चाहिए उस पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट की एक सीरीज है जिसपे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, रूलिंग से भी ज्यादा, लिमिटिंग से भी ज्यादा, और मिनिमम ग्रेडियंट से ज्यादा होगा ही। उस तरीके से लिमिटिंग है, फिर रूलिंग है, फिर मिनिमम है। अब कुछ वैल्यूज है, ये देखिए कुछ वैल्यूज है, जैसे टाइप ऑफ टेरेन या फिर एरिया कैसा है, और उस हिसाब से रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितने इतने होने चाहिए। तो प्लेन एंड रोलिंग है, मतलब प्लेन एरियाज हैं, तो वहां पे 3.3% होना चाहिए। 3.3% को ऐसे समझिए कि आप 100 मीटर पे 3.3 मीटर का राइज दे सकते हो। 100 मीटर चलने पे 3.3 मीटर का राइज दे सकते हो, मतलब कि ऐसे। ठीक है, और अगर लिमिटिंग की बात करें तो 100 मीटर पे 5 मीटर का राइज दे सकते हो। एक्सेप्शनल की बात करें तो 100 मीटर पे 6.7 मीटर का राइज दे सकते हो। सिंपल समझने का तरीका है। और वैसे ही माउंटेनियस पे और टेरेन एरिया, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन पे देखिए 5, 6 और 7 हो जाती है उसकी वैल्यू, और माउंटेनियस स्टीप टेरेन विद मोर देन 3000 अबव एमएसएल, मतलब कि और हाइयर माउंटेनियस एरियाज पे जो 3000 मीटर अबव एमएसएल है उनके लिए 6, 7 और 8 मीटर्स हो जाती है। तो ग्रेडियंट बेसिकली बढ़ ही रहा है। अब हम अगला देखते हैं, समिट कर्व और क्रेस्ट कर्व या फिर वैली कर्व। 2 तरीके के कर्व हमने देखे थे। तो समिट और क्रेस्ट कर्व में देखिए क्या होता है। समिट जिसमें ऊपर हो, क्या जो समिट हो वो ऊपर साइड में हो। वैली में क्या है, वैली में नीचे साइड में हो जाता है, सैग करता है। इसमें क्रेस्ट होता है, एक टॉप मिलता है हमें। ठीक है, तो ये बस जान लीजिए, इनकी डिजाइनिंग हमें देखनी है सेकेंड यूनिट में। बस ये होते हैं इनिशियल व्हाट वी से इनिशियल राइज एंगल और ग्रेडियंट, और इनिशियल ग्रेडियंट एंड फाइनल ग्रेडियंट। तो जो सबमिट यहाँ पे एपेक्स का होता है वो होता है n इक्वल्स n1 प्लस n2, कहीं पे भी हो। ठीक है, तो इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग, ऐसे करके डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग, इस तरीके से ये कर्व्स हैं। ये हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में पूरा, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो स्टॉप करता हूँ शेयर में अभी। हाँ, तो अब उसी तरीके से हम अगला देखेंगे। जैसे सबमिट कर्व था वैसे ही वैली कर्व है। वैली कर्व में डिप्रेशन मिलेगा एक, जो अभी देख लेते हैं।
तो शेयर करने पे आपको स्क्रीन दिखाई दे, ये वैली कर्व में क्या है देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम से समझ रहे होंगे। एक डिप्रेशन मिल रहा है जिसमें एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है और एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। इसी तरीके से डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी वैली कर्व बन सकता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग पे भी वैली कर्व बन सकता है, डिपेंड करता है वो। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वैली कर्व्स आर कॉनकेव अपवर्ड्स एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स। वैली कर्व्स आर यूजुअली मोड of two transition curves of equivalence without a circular curve in between. Cubic parabola is generally preferred for valley curve. Centrifugal force and gravity force both act downward and hence create discomfort for the passengers. हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी तो सब समझ में आ ही गया होगा। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे जा रहे थे तो आउटवर्ड लग रहा था, लेकिन जब हम वैली कर्व पे आएंगे तो वैली कर्व में डाउनवर्ड लगेगा। वो डाउनवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ग्रेविटी भी लग रही है साथ में, तो वो एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन पैदा करता है वैली कर्व में। तो इसका डिजाइनिंग जो है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में। बस इसका बेसिक हमें जानना था तो हमने देख लिया है, और आगे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो ये देखिए उसके डिजाइनिंग पैरामीटर्स हैं, इसे अभी नहीं देखना है, बस हमें जानना था कि क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं मल्टी मॉडल्स, जैसे कि डिफरेंट मोड, जैसे आप पर्सनल कार पे जा सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, रेलवेज यूज करते हो, एयरवेज यूज करते हो। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो इनके बारे में हम देख लेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो होप आप लोग की स्क्रीन पे आ गया होगा। तो ये जो वेरियस मोड्स हैं इनका, जैसे मैंने ये बस एक समझने के लिए नेट से एक कॉपी निकाली हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे पास पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आफ्टर ये। इसके बाद एक टॉपिक और है आपका, फिर आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ के पूरा खत्म करते हैं। तो इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है? State the meaning of transport, recognize the importance of transport, identify the various modes of transport, describe advantages and limitations of different modes of transport. तो meaning of transport सभी लोग को पता है, refers to the activity that facilitates physical movement of goods as well as individuals from one place to another. अब ये आप अपने हिसाब से समझ के अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने आप समझाने की कोशिश की है कि बिजनेस में और ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल्स, प्रोडक्शन, कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को पहुंचाना, गुड्स को पहुंचाना, तो ये सब चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन स्टडी में डाला है इन्होंने। इम्पोर्टेंस क्या है, मैं सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग को पता ही है क्या इम्पोर्टेंस है। मेक्स अवेलेबल रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स, एग्जैक्टली सही बात है, कुछ गलत नहीं कहा साहब आपने, ठीक है। मेक्स अवेलेबल गुड्स टू कंज्यूमर्स, भाई ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ। डोर टू डोर सर्विस है तो फिर आपके घर पे गुड्स डिलीवर हो ही जाएंगे। इनहांसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनडायरेक्टली हाँ यस, क्योंकि जहाँ पर रोड्स हैं वहाँ पर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हैं, और रोड्स अब हर जगह पहुँच रही हैं, डोर टू डोर सर्विस हो रही है, तो सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स बढ़िया अच्छी हो रही हैं। हेल्प्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड नेचुरल कैलामिटीज, ये भी सही बात है। नेचुरल कैलामिटीज में रोड्स और इमरजेंसीज में रोड्स देश के लिए बहुत ही कारगर हैं, बिना इसके ना कोई इधर से उधर मूवमेंट हो पाएगी और ना ही हमारे देश की सिक्योरिटी में भी बहुत बड़ी हेल्प करता है। ये अगर नहीं होंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे। हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में, इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, सब में ही एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करता है, ठीक है। हेल्प्स इन लेबर मोबिलिटी, लेबर मोबिलिटी में करता है भाई,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेबर जाते हैं, फिर कमाने के लिए आते हैं, सही बात है। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग नेशन टुगेदर, हाँ ठीक है। जैसे इसको पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ कल्चर, व्यूज, प्रैक्टिसेस बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये भी होता है, बस अलाउड होना चाहिए, और हाँ, ज्यादा दुश्मनी ना हो अगर हमारे पड़ोसी देशों से। तो thus it helps in promoting feeling of international brotherhood, या पॉसिबली हो सकता है, ठीक है। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की बात करते हैं। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने जैसे अभी डिस्क्राइब किया कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से मोड्स आ जाएंगे? रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोप वे, पाइपलाइन, ये सब क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट आपको सब पता है, जो रोड्स पे मूवमेंट हो रहे हैं उनको रोड ट्रांसपोर्ट का। ये मैन ड्रिवन होती हैं, एनिमल ड्रिवन हो सकती हैं, और मोटर ड्रिवन होती हैं। मैन ड्रिवन रिक्शा हो गया, एनिमल ड्रिवन बुलक कार्ट हो गया, मोटर ड्रिवन कार से बाइक्स हो गई। तो इनको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कुछ है नहीं खास, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या है? रिलेटिवली चीपर मोड एज कम्पेयर टू अदर मोड, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स कैन बी transported at a faster speed by road carriers over a short distance. It is flexible mode of transport as loading and unloading is possible at any destination, ठीक है। तो ये हमारे रोड के बारे में कुछ एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन क्या है? ये लिमिटेशन जानना ज़्यादा जरूरी है। ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। जो जैसे आप ट्रक्स की बात देख लें तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है, अगर उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा आप लेके जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितनी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उससे। जैसे अब इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स, तो बाहर से होके आता है, तो वो इंपोर्टिंग का कॉस्ट उसका इतना हो जाता है कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का डबल या ट्रिपल हो जाता है। सेम गोज विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड। तो वही एप्लीकेबल है यहाँ पे भी। अब अगला क्या है? रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट भी सबको पता ही क्या होता है भाई। रेलवेज जो हमारे इंडिया के लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क्स इन वर्ल्ड, और हमारे वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेल। एडवांटेजेस सबको पता है, लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं क्या है। इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव फॉर कैरिंग गुड्स पैसेंजर्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा है, कैपेसिटी ज्यादा है इसकी, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये नहीं एप्लीकेबल है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, नो इशू। इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत रिमोट एरियाज में अवेलेबल नहीं है अभी भी। इट प्रोवाइड सर्विस अकॉर्डिंग टू फिक्स टाइम शेड्यूल एंड इज नॉट फ्लेक्सिबल फॉर लोडिंग। रोड्स में यह है कि आप कभी भी कहीं भी अनलोड और लोड कर सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉपर टाइम होता है। इट इन्वॉल्व्स हेवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। हाँ, ये रोड्स में भी होता है, तो इसके लिए आप कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते हो। कोई ह्यूमन एरर हो सकती है, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, एक्सीडेंट का कारण कुछ भी हो सकता है। तो अगला है हमारा पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन से क्या होता है? पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से क्या होता है? इंसान नहीं भेजे जाते हैं, गुड्स का, बेसिकली गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैसें पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, तो ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट हो गया। रोपवे भी क्या है? रोपवे कोई बहुत वाइड एरिया के लिए नहीं होता है, वो छोटे से एरिया के लिए होता है, और मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर लंबा होता है। जिससे पहाड़ों में अगर जिसने देखा हो या फिर गए हो, तो रोपवे बहुत बड़े नहीं होते हैं, बहुत दूर के लिए नहीं होते हैं, सिंपल 3-4 किलोमीटर एरिया में वो कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, ये सब मोड्स बताए गए हैं कि क्या क्या कितने कौन किस चीज को, व्हीकल को किस तरीके से हॉल किया जाता है, या पावर कैसे मिलती है, तो किस तरीके के होते हैं वो भी। आगे क्या है हमारा? अगला क्या है? पहला क्या था? लैंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है? refers to the movement of good passenger on waterways by using various means like boat, steamer, ships, etc. तो ये है हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट में, ये सब आते हैं, ठीक है। ये गुड्स कैरी करते हैं, ह्यूमन को भी, मतलब फ्राइट्स एंड पीपल सब होता है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है देख लेते हैं। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट दो तरीके के, इनलैंड, ओशियन,
ठीक है, तो देख लेते हैं होते क्या है। तो इनलैंड water transport use boats, launches, barges, steamers to carry goods, passengers on rivers or canal routes. ठीक है, rivers or canal routes. These routes are called as inland waterways and are used in domestic or home trade to carry bulky goods. Passenger through transport through waterways is not so popular in our country. Inland water transport exists only in few states like West Bengal, Andhra Pradesh, Assam, Tamil Nadu, etc. ठीक है, तो रिवर और कैनाल का यूज करते हैं ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, और इसमें गुड्स का ही मेनली ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। और ओशियन ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स विद द हेल्प ऑफ शिप थ्रू सी और वाटरवेज। ओशियन वाटरवेज, ठीक है, ये ओशियन वाटर का यूज करता है, ये रिवर वाटर का यूज करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये भी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, कोस्टल और ओवरसीज शिपिंग। इन दिस कोस्टल शिपिंग ships ply between main ports of a country. This helps in home trade and carrying passenger within the country. Overseas shipping क्या करता है? ये ships ply between different countries by sea और ocean. ठीक है, तो ये अपनी कंट्री के लिए होता है कोस्टल शिपिंग, और ओवरसीज शिपिंग होता है विद इन द डिफरेंट कंट्रीज। तो अब ओवरसीज शिपिंग में क्या है ये देख लेते हैं। लाइनर्स और ट्रैम्स क्या है? तो overseas transport is carried out on a fixed route which connect almost all countries. In ocean transport, different type of ships are used to carry passengers and goods. These may be classified under. तो क्या है ये? In ocean, different type of ships. क्या है ये? Different type of ships हैं, liners, trams. तो लाइनर क्या है? पैसेंजर और कार्गो वेसल, ये आदमी इंसानों को भी ले जाता है और गुड्स को भी ले जाता है, और ये बिलोंग करता है रेगुलर शिपिंग कंपनी को, फिक्स रूट पे चलता है। ट्रैम्प इज अ कार्गो शिप, ये सिर्फ एक कार्गो शिप होता है ट्रैम्प, जो कि गुड्स को ले जाता है। ये फिक्स रूट को फॉलो नहीं करता है। लाइनर क्या करते हैं? लाइनर के नाम से ही लग रहा है कि वो किसी लाइन पे चलते होंगे, और ट्रैम्प्स फिक्स रूट को फॉलो नहीं करता है, गुड्स को लेके जाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? सब सिंपल हैं, बल्कि हैवी गुड्स को ले जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाता है, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और एक्सीडेंट कम होते हैं। लिमिटेशन पढ़ने जरूरी है। लिमिटेशन क्या है? द डेप्थ एंड नेविगेबिलिटी ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स आर कैन वेरी एंड क्या लिखे? द डेप्थ एंड नेविगेबिलिटी ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स वेरी, दस affect operations of different transport vessels. It is a slow moving mode of transport and therefore not suitable for transport of perishable goods. ठीक है, स्लो है तो सही बात है। Adversely affected by weather conditions, sea transport requires large investment on ships and their maintenance. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, अब हम लास्ट क्या पार्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट। नहीं, लास्ट नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल सबको पता है, ये कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, और इमरजेंसी के टाइम पे ही हमारे एयरपोर्ट्स ही काम आते हैं। वॉर के टाइम पे हमारा एयरपोर्ट ही को ही यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस, फास्टेस्ट होता है, और गुड्स और पैसेंजर को बहुत ही इजीली करता है, इधर उधर कर सकता है, और सबसे कम एक्सीडेंट इसी में होता है एयर ट्रांसपोर्ट में। इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होता है ट्रांसपोर्ट, हैवी और बल्कि गुड्स के लिए नहीं हो सकता, हल्के ही गुड्स को ले जाता है, और वेदर कंडीशन के पे डिपेंड करता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए नहीं सूटेबल है, एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, डिफरेंट मीन्स क्या है? एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, इंटरनेशनल के लिए एरोप्लेन्स। तो ये थे हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इतने ही थे। ठीक है, तो इसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, वरना इसमें वीडियो में आपके सारा पार्ट आ गया होगा, तो उसको आप देख के रिवीजन मार के इसके अपने नोट्स खुद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे अब अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली किसी बुक में नहीं मिला, मुझे एक वेबसाइट पर मिला है, तो मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ, और इससे हम
पढ़ते पढ़ते हम समझ जाएंगे कि है क्या। तो ये DSL एक साइट है, इस पे मुझे मिला है ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स पर्पस एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस। तो ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स होता क्या है? टर्मिनल मतलब कि एक एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट जहाँ पे इंटरचेंज हो रहा हो चीजों का। जैसे कि टर्मिनल स्टेशन आपने सुना होगा, रेलवे स्टेशन पे टर्मिनल नाम रखा होता है, या फिर एयरपोर्ट पे टर्मिनल करके होते हैं। तो वो क्या होते हैं? टर्मिनल मतलब कि एंड पॉइंट है, इसके आगे ये वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगा। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगा मतलब कि ये वाला मोड एंड कर रहा है। आप अगर आगे जाना चाहते हो तो या तो मोड चेंज करो, या तो उसी मोड को यूज करते हुए दूसरे दूसरे व्हीकल से या फिर दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप जाओ। तो ये बेसिकली क्या है? टर्मिनल्स आर अ पॉइंट ऑफ इंटरचेंज इन्वॉल्विंग सेम मोड ऑफ इट मे इन्वॉल्व सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, जैसे आप समझते हैं कि टर्मिनल इज एन एनी लोकेशन वेयर फ्लाइट एंड पैसेंजर आइदर ओरिजिनेट्स, टर्मिनेट्स और इज हैंडल्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। मतलब एक जगह पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक रुके या फिर वहां पे ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट जनरेट हो, जैसे कार्गो, पीपल, कुछ भी जनरेट हो, और उस पॉइंट से किसी दूसरे मोड पे भी जा सकता है या फिर उसी मोड पर इंटरचेंज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए फ्लाइट हमारे वहाँ चल रही है, तो आपको जाना है मुंबई से देहरादून। मुंबई से देहरादून जाने के लिए एक स्टॉप पड़ेगा बीच में दिल्ली, क्योंकि मोस्टली फ्लाइट जो होती हैं वो दिल्ली से होके जाती हैं। तो मोड जो है आपका वो एयर ही है, लेकिन आपने एक टर्मिनल पे उतरे हैं, दिल्ली पे आपको रोका गया, दिल्ली पे आप उतरे, लैंड किए, फिर वहां से आपने फ्लाइट ली है देहरादून के लिए। तो टर्मिनल वो हुआ, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम हो रह गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं, रेलवेज हो गया। तो रेलवेज पे आप स्टेशन पे उतरे, और स्टेशन पे उतरने के बाद अब दूसरा, या तो आप दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, या फिर स्टेशन से बाहर निकलकर आप मोड चेंज करेंगे। आइदर यू विल टेक अ मेट्रो, और यू विल टेक अ बस, और यू विल हैव योर ओन व्हीकल। तो यहाँ पे भी एक मोड चेंज हुआ है, या फिर चेंज नहीं भी हुआ है, तो टर्मिनल हमें एक मिला है जहाँ पे पॉइंट ऑफ ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ट्रांसफर, तो इसे कहते हैं। जैसे अब ये हार्बर्स और पोर्ट्स हो गए, यहाँ पे भी चेंज होते हैं, मोड चेंज होते हैं, नहीं तो पॉइंट ऑफ ट्रांसफर एक चेंज होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स क्या होते हैं? थ्री मेजर एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड विद इंपॉर्टेंस ऑफ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट टर्मिनल: लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकेशन क्या कहता है? भाई कहाँ पे होना चाहिए टर्मिनल? जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा हो, जहाँ से ज्यादा ज्यादा लोग या गुड्स जनरेट हो रहे हैं, वहाँ पे भाई टर्मिनल एक दे दो। तो वहाँ पे फिर वेरियस मोड्स को अलाउ करो, वहाँ से सामान, गुड्स, कार्गो और ह्यूमन का ट्रांसपोर्ट शुरू हो, जो कि इधर डिफरेंट टर्मिनल्स पे जाके वो अपना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसफर को यूज करें। एक्सेसिबिलिटी, भाई एक्सेसिबल होना चाहिए, लोकल को, रीजनल को, ग्लोबल स्केल पे। ठीक है, अब किसी किनारे अलग जाके बना दिया कहीं पे और वो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो क्या मतलब है? फिर उतनी दूर एक्सेसिबिलिटी के लिए कोई और मोड देखना पड़ेगा। तो इजीली एक्सेसिबल भी हो और विद इन रीच हो सबको, तो वो ज़्यादा सही रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई द मेन फंक्शन ऑफ टर्मिनल्स टू हैंडल एंड ट्रांसशिप फ्राइट एंड पैसेंजर since modes are physically separated. Sometimes they may have a nominal capacity which is related to the amount of land they occupy and their level of technological labor and managerial intensity. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा होना चाहिए जिससे वो फ्राइट्स एंड पैसेंजर्स को मैनेज कर सकें। और ये ही बस इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, और ड्वेल टाइम क्या होता है? ड्वेल टाइम जो लोडिंग है, लोडिंग के टाइम यूज हुआ है किस कहीं पे भी, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे शिप्स हो, कहीं पे, या फिर बसेस में, कहीं पे भी उसे क्या कहा कि ड्वेल टाइम। तो वो ड्वेल टाइम में आ जाएगा, और इसमें इंटरनल क्या कहेंगे उसको, ऑपरेशंस हो रहे होंगे।
Functions of transport terminals. A transport terminal is composed of set of intermodal infrastructure taking advantage of geological location, conferring a higher level of accessibility to local, regional and global markets. ठीक है, तो इसके बेसिक बस हेडिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वो लिखा है जो हम सबको पता है. तो क्या करना चाहिए टर्मिनल्स को? टर्मिनल्स को कनेक्टिविटी, इंटरफेस और बफर, ये 3 फंक्शंस उसके होने चाहिए. ये 3 फंक्शंस को प्रोवाइड करना चाहिए. तो उसको देख लेते हैं. कनेक्टिविटी हमें पता है क्या होता है. ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, दे आर ओनली लोकेशंस वेयर नेटवर्क कैन बी एंटर्ड और एग्जिटेड. हाँ, तो इजीली इंटरकनेक्टेबल होना चाहिए. इंटरफेस कैसा होना चाहिए? इंटरफेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट terminals provide an interface between transport modes enabling passenger and cargo to transit. तो एक प्रॉपर इंटरफेस होना चाहिए जिससे अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ ये कार्गो और पैसेंजर्स को फैसिलिटेट वेरी इजीली कर सके, डिफिकल्टी ना आए उसमें. ठीक है. बफर क्या होता है? बफर एक देख लेते हैं. ट्रांसपोर्ट टर्मिनल प्रोवाइड अ बफर बिटवीन डिफरेंट कैपेसिटी एंड फ्रीक्वेंसी of the transport mode as they connect, such as port does for the maritime and land transportation system. A container ship may call a port once every 2 days, while trucks carrying containers may come in and out of the terminal every few minutes. ठीक है, तो ये होना चाहिए. टर्मिनल कॉस्ट ये वैसे है नहीं पार्ट, लेकिन देख लेते हैं. They can be considered as infrastructure cost, transshipment cost, administration cost. ये हमारे मतलब की चीज नहीं है. इनोवेशंस सब, ये सब हमारे मतलब का नहीं है. तो हमारे जिस जो मतलब का था वो हमने देख लिया है. और अब हम मोस्टली यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं. तो वेरियस मोड्स हमने देख लिए. जो सिलेबस का पार्ट था आपका, टर्मिनल्स देख लिए, रोड पैटर्न्स देख लिए, ज्योमेट्रिक फीचर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया है, और सारे प्लान्स देख लिए हैं. और हमने जो इंट्रोडक्शन शुरुआत की थी रोड्स के बारे में, केम्बर देख लिया, सुपर एलिवेशन देख लिया. बेसिकली ये सब इंट्रोडक्शन था. तो अब हम जो शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, वो होगा हमारा यूनिट 2 का, जो ट्रांसपोर्टेशन में ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स की डिजाइनिंग विद प्रॉपर आईआरसी स्पेसिफिकेशंस. तो वो देखना है. और 1-2 टॉपिक्स और हैं, वो भी देख लेंगे. तो हमारा ये आज का लेक्चर सेशन खत्म होता है और यूनिट 1 आपकी खत्म. होप आप लोग को समझ में आया होगा. नहीं आया होगा तो नोट्स को कंसीडर करिएगा, समझ में आ जाएगा. इजी है, कोई डिफिकल्ट सी चीज़ नहीं है. और होप आप लोग सब लोग सही हैं. हैव अ ग्रेट डे. सब लोग एंजॉय करिए. थैंक यू.